हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया है स्वर संधि को। और आप जानते हैं कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा स्वर संधि पूरी तरह से हो गया है समाप्त। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है संधि को तो शुरू से संधि को देखें ताकि संधि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। देखिए यहाँ व्यंजन संधि हम जानते हैं कि संधि में दो शब्द होते हैं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है और मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न करता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो। तो हम कहते हैं व्यंजन में व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप एक नया विकार उत्पन्न होता है या नया वर्ण बनता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का शर्त ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो मेरा रहेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा वो कौन सा रहेगा? व्यंजन वर्ण रहेगा, ये निश्चित है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है, और ये दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाएगा? व्यंजन वर्ण। क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। जैसा कि स्वर संधि में क्या हो रहा था, दो स्वर वर्ण आपस में मिल रहे थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर, और मिलकर बना भी रहा था स्वर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण होगा, और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या? व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार की संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम परिभाषित कर सकते हैं, व्यंजन वर्ण में स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से उसमें जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला शब्द मेरा लिखा हुआ है दिक्, दूसरा शब्द है गज। और संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। और देखिए व्यंजन वर्ण, तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। दिक् जोड़ गज क्या बन गया? दिग्गज। यहाँ पे देखिए आधा क था और ये क के जगह पे क्या हो गया? अब आधा ग, परिवर्तन हुआ ना। क था क्या हो गया है? ग। तो दो अलग अलग यहाँ दो व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं और एक नए व्यंजन वर्ण का क्या कर दे रहे हैं? निर्माण कर दे रहे हैं। तो ये किस संधि के उदाहरण है? व्यंजन संधि की। उसी तरह से यहाँ देखते हैं वाक जोड़ जाल। तो यहाँ देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा क है जो कि व्यंजन वर्ण है। यहाँ देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो ज है, वो भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। और ये दोनों आपस में मिलकर फिर देखिए क्या हो जा रहा है? ग हो जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण च है जो कि व्यंजन वर्ण है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण है, और ये दोनों के मिलने से क्या बन जा रहा है? ज। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो और ये दोनों मिलेगा और एक नया वर्ण का क्या करेगा? निर्माण कर देगा। तो इस तरह की संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो आप जब भी व्यंजन संधि चुनने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? संधि को तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे और देखेंगे कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है, इसके नियम होते हैं। उन नियमों के माध्यम से हम पहचानते हैं कि दिया गया जो शब्द है वो हमारा व्यंजन संधि है या नहीं। तो ये यहाँ पे देखिए च जो है वो ज में क्यों बदल गया, क है जो ग में क्यों बदल गया, तो इसके कुछ नियम हैं, उस नियम के अंतर्गत ही इसमें बदलाव होता है। तो उन नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि हम व्यंजन संधि को अच्छे से पहचान सकें कि दिया गया शब्द मेरा व्यंजन संधि है या नहीं। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि के कई नियम हैं जो कि निम्न हैं, उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो नियम 1, व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 कहता है यदि क च ट त और प के बाद, क च ट त और प के बाद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण इन पांचों में से कोई हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो, इनके बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। आपको पता है कि व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग। यदि आपने वर्ण नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वर्ण को भी देखें, पढ़ें, प्लेलिस्ट में हैं वीडियो सभी के सभी उपलब्ध हैं, आप उसे पढ़ें तो अच्छे से समझ में आएगा। इनके बाद, इन पांचों के बाद यदि किसी वर्ग का, वर्ग आप जान रहे हैं 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, पांचों वर्ग में से किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर
य र ल व आए या फिर कोई स्वर वर्ण आए, कोई स्वर वर्ण आए, तो क्या होगा कि ये जो 5 वर्ण हैं क च ट त प, ये क्या होते हैं अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के। ऐसे क है तो क वर्ग हो गया, च है तो च वर्ग हो गया, ट त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यदि पहले किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पहले शब्द का प्रथम वर्ण के बाद या तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या फिर इसके अलावा य र ल व आए या कोई स्वर वर्ण आए, तो ये जो लिखे हुए 5 वर्ण, ये पांचों वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ दिक जोड़ गज। तो देखिए पहले वर्ग क आ रहा है क, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा या तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए या चौथा वर्ण होना चाहिए या फिर य र ल व होना चाहिए या तो कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। तो ये जो क है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो देखिए ये तीसरा वर्ण है कि नहीं किसी वर्ग का? हाँ है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये क ख ग तीसरा वर्ण है। तो बदलाव इसमें नहीं होगी, ये जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही रहेगा, परंतु बदल जाएगा। ये आधा क जो है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में, तो क का तीसरा क्या होता है? क ख ग तीसरा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ तो आधा है, तो ग भी जो बदलेगा वो भी क्या बनेगा? आधा। तो देखिए यहाँ पे क के बदले क्या हो गया? ग। तो दी लिखा हुआ दी लिख दिए, क के बदले ग हो गया क्योंकि यहाँ पे आ रहा है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आया है या चौथा वर्ण रहता, यहाँ पे य र ल व रहता, यहाँ पे कोई स्वर वर्ण रहता तो भी क्या होता है? तीसरा वर्ण ही बनता, तो ग हो गया। फिर देखिए ये जैसे लिखा हुआ है बाद वाला बिल्कुल वैसे का वैसा, यानी दिक में गज जुटेगा तो क्या बन जाएगा? दिग्गज। ये क्यों हुआ ये आपको पता है? क के बाद कोई तीसरा वर्ण आए या कोई चौथा वर्ण आए या फिर कोई य र ल व आए या कोई स्वर वर्ण आए तो ये जो क है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। यदि यहाँ पे व्यंजन वर्ण रहेगा तो ये आधा ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्वर वर्ण रहता तो ये पूरा हो जाता, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण अगर अधूरा हो तो उसमें स्वर वर्ण जाके मिलता है तो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं वाक जोड़ जाल। अब यहाँ पे देखिए क है और क के बाद फिर आया है तीसरा वर्ण किसी वर्ग का, बताइए किसका है? च छ ज, छ वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया ना यहाँ पे ज, तो फिर ये जो क है वो क्या चीज बदलेगा? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में। तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। चूंकि आधा क है तो आधा ग बनेगा, तो इसलिए वाक जोड़ जाल बराबर क्या बनता है? वाग जाल। ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसमें बदलाव होगा, बदलेगा सिर्फ ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अप जोड़ ज, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प है, देखिए यहाँ पे तीसरा वर्ण आ रहा है, ज तीसरा वर्ण है किसी वर्ग का, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ये जो प है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो प फ ब क्या होता है? प वर्ग का तीसरा वर्ण ब, तो चूंकि आधा प है तो बनेगा आधा ब, तो अप में ज जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अब्ज। इन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप देखिए यहाँ पे सट जोड़ आनन है, तो यहाँ देखिएगा ट, अब ट के बाद क्या लिखा हुआ है? तीसरा वर्ण आना चाहिए, चौथा वर्ण आना चाहिए, य र ल व आना चाहिए या तो कोई स्वर वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आ गया क्या? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण आया को यहाँ पे, तो ये जो ट है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो ट का तीसरा वर्ण क्या होता है? ट ठ ड। तो देखिए हम अभी यहाँ पे स्वर बना रहा है तो यहाँ पे बनेगा आधा ड, अब आधा ड में आ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा डा बन जाएगा। तो सट जोड़ आनन क्या बन जाएगा? सडानन। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको बता दिया गया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं अच जोड़ अंत है, तो यहाँ देखिए च, फिर कोई स्वर वर्ण आ गया तो च अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा, च छ ज। तो ज आधा बनेगा, अब आधा ज में आ को मिला देंगे तो पूरा ज हो जाएगा, और मात्रा जैसे लगी हुई है तो मात्रा बैठा देंगे, अच में अंत जुटेगा तो क्या बन जाएगा? अजंत। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, आप इसको बनाएं, देखें कि आपसे बनता है कि नहीं। दिक जोड़ भ्रम है तो चौथा आ रहा है यहाँ पे, तो क्या बनेगा? आप प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं। जगत जोड़ ईस है, तो देखिए यहाँ पे स्वर बना रहा है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क त ये सब है। देखिए प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा चौथा या य र ल व या कोई स्वर वर्ण आए तो अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण को इसमें बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो आपको ये बता दिया गया है, उसके अनुसार आप ये प्रैक्टिस करें और बताएं कि क्या बना है। आगे देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण हम जानते हैं क है,
त है, ट है, प है, यही ना है। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण क्या होता है ये भी आपको बताया गया वर्ण में, तो वर्ण जरूर देख लें आप। अनुनासिक वर्ण होता है म, न, इया, अंगा, जिसका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अनुनासिक वर्ण लिया गया है, म और न को। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण आपको पता होना चाहिए, क, च, त, ट और प, ये प्रथम वर्ण है। यदि प्रथम वर्ण के बाद म या न आए, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण होना चाहिए, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए, और दूसरे शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, न या फिर म, इन दोनों में से कोई एक हो। तो जो प्रथम वर्ण होगा पहले शब्द का, अंतिम वर्ण जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या बदल जाएगा, पचमा अक्षर में बदल जाएगा। अगर क रहेगा तो अंगा में बदल जाएगा, च रहेगा तो इया में बदल जाएगा, ट रहेगा तो टवर्गी ना में, प रहेगा तो म में, त रहेगा तो न में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले शब्द का ये क्या कह रहा है, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण होना चाहिए, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो यहाँ देखिए प्रथम वर्ण है ना, क प्रथम वर्ण है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो ये जो क है वो अपना पाँचवा अक्षर में बदल जाएगा। तो क का पाँचवा अक्षर क्या होता है, अंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वा तो लिखा हुआ, वा लिख दिए। अब क के जगह पे क के बाद म आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने ही पाँचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो अब क ना होकर के अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अंगा। चूँकि यहाँ पे क्या है, इसके बाद व्यंजन बना रहा है तो ये आधा लिखा हुआ तो आधा अंगा बनेगा। वाक जोड़ में क्या बन जाएगा, वांग्मय। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए उत जोड़ उन्नति आ रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया उन्नति। तो देखिए यहाँ पे त, ये भी पहला वर्ग प्रथम वर्ण है त वर्ग का। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो फिर ये त अपने ही वर्ग का पाँचवा अक्षर में बदलेगा। तो त का पाँचवा अक्षर क्या होता है, न होता है। अब आधा त है तो बदलेगा भी क्या, आधा न में। तो ऊ लिख दिए हमने, आधा त की जगह पे आधा न। और जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ पीछे वाला जो दूसरा शब्द है वैसे का वैसा ही लिखेंगे। उत जोड़ उन्नति क्या बन जाएगा, उन्नति। अब देखिए यहाँ पे जगत जोड़ नाथ, आधा त। अब आधा त के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो फिर ये आधा त के में बदल जाएगा, प्रथम वर्ण है तो ये पाँचवा अक्षर में बदल जाएगा। तो जग तो लिखेंगे लेकिन त के जगह पे क्या लिखेंगे, आधा न। और उसके बाद जो कहते हूँ जो शब्द लिखा हुआ नाथ, जग नाथ। अब यहाँ पे देखिए सट जोड़ मास। अब ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट है, इसके बाद क्या आ रहा है, अनुनासिक वर्ण म आ रहा है। तो ये जो ट है वो अपने ही वर्ग का पाँचवा अक्षर बदल जाएगा। और ट का पाँचवा अक्षर क्या होता है, टवर्गी न। तो आधा ट है तो आधा टवर्गी न, तो स आधा टवर्गी न। और फिर जैसे लिखा मास, सट जोड़ मास क्या बन जाएगा, सन मास। अब यहाँ पे देखेंगे अप जोड़ में। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी वर्ग का प्रथम वर्ण है प, इसके बाद फिर अनुनासिक वर्ण आ रहा है म। तो ये जो प है वो बदल जाएगा अपने पाँचवें अक्षर में म में। तो आधा प है तो आधा म। तो अप जोड़ मैं क्या बन जाएगा, अमय। तो इस तरह से था व्यंजन संधि के दो यहाँ पे रूल। अब एक और रूल हम आप देख लेते हैं व्यंजन संधि का। तो आइए देखते हैं तीसरे वर्ण को, तीसरे संधि के रूल को। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या है, कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर आधा म हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण य, र, ल, व, तलाप्सा, मूर्धन्यसा, दंसा और ह, इनमें से कोई भी हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण निश्चित है कि आधा म होना चाहिए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई भी हो, तब ये जो आधा म है वो क्या चीज बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्यसा, दंसा और ह, इनमें से कोई भी हो, तब क्या होगा, जो आधा म होगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए लिखा हुआ है समजोड़ योग, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म है ना। अब देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण य आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो माँ है वो क्या चीज बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, माँ को हमने अनुस्वार में बदल दिया है, समजोड़ योग क्या बन गया, संयोग। अब देखिए यहाँ पे समजोड़ हार। तो देखिए यहाँ पे फिर आधा माँ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ह है ना यहाँ पे ह। तो क्या हो जाएगा, माँ जो है वो क्या चीज बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो यहाँ बदल गया है समजोड़ हार क्या बन गया, संहार।
अब देखिएगा समजोड़वाद, तो यहाँ भी देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व है। देखिए इनमें से कहाँ, यहाँ व है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आधा म क्या चीज बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो समजोड़वाद क्या बन जाएगा, संवाद। समजोड़ सय तो क्या बन जाएगा, संशय। क्यों होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या रहना चाहिए, क्या है, तालव्य श। तो क्या हो जाएगा, म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। और ध्यान रहे जब भी अनुस्वार बैठाना हो तो क्या हो जाएगा, जो शब्द पहले वाला था उस पे अनुस्वार बैठता है, बाद वाले शब्द पे अनुस्वार नहीं बैठाते हैं। तो इसलिए म का अनुस्वार स पे नहीं होगा, किसके होगा, म के पहले जो शब्द था उस पे होता है। ठीक है, ये सब ध्यान देने वाली बात है, हल्का सा माइनर मिस्टेक, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा म है, फिर यहाँ पे क्या दंती स है, तो फिर ये जो म है वो क्या चीज बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो समजोड़ सार बन जाएगा संसार, समजोड़ स बना देगा संशय। तो इस तरह से आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखें संधि को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे नियम भी हैं, तो नियमों को अध्ययन करें, समझें, विचार करें। उसके बाद इसके जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसे अपने मन से बनाएं, ताकि आपको संधि समझने में बहुत ही मदद मिले। और इसके बाद जब संधि खत्म होगी तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आप उसका प्रैक्टिस करें। देखा जाएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, आंसर भी बताया जाएगा, परंतु आप पहले प्रयास करेंगे। और यदि आपने व्याकरण के सभी शुरू से टॉपिक नहीं देखे हैं तो कृपया कर पहले उसे देखें, ताकि आपको व्याकरण अच्छे से समझ में आए। और अभी संधि चल रहा है, ये वर्ण पढ़ने पर और उचित ढंग से समझ में आता है, तो इसलिए आप सभी वीडियोज़ को शुरू से देखें, शुरुआत से देखें, ताकि आपको सरलतापूर्वक समझ में आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।